आज की जो हमारी चर्चा है वो सीमित रहेगी सिर्फ और सिर्फ ईएमआरएस के रिगार्डिंग एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। अब ईएमआरएस की स्थापना किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई? तो वो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और इनका क्या काम है कि ये मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, कंट्रोल मैनेज करते हैं ओवर दी स्कूल्स, जिसमें एक ईएमआरएस स्कूल है, एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल है, ईएमडीबीएस स्कूल जिसे हम जानते हैं, और एक है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। अब जब अगर हम चर्चा कर रहे हैं ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की, तो आपको एक बात ना बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी स्कूल को रेगुलर करने के लिए आपको टीचिंग पोस्ट के साथ साथ ना नॉन टीचिंग पोस्ट की भी ज़रूरत होती है। बेसिकली टीचिंग पोस्ट में जैसे अप टू 5 के लिए आप टीचर्स की नियुक्ति करते हो, फिर अप टू 10 के लिए आप टीचर्स की नियुक्ति करते हो, फिर 11-12 के लिए टीचर्स की आप उनकी नियुक्ति करते हो। ठीक उसी तरह बच्चों का एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होगा, बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, डिसिप्लिन हम किस तरीके से स्कूल में मैनेज करेंगे, बाकी सारे जो काम है जिसमें अगर स्टूडेंट्स किसी रेसिडेंशियल स्कूल में रहते हैं तो वहाँ के हॉस्टल्स को कौन देखेगा, तो उनकी वार्डन की जो होता है, वार्डन का जो मैनेजमेंट है वो कौन देखेगा। तो उन सारे पोस्ट को हम नॉन टीचिंग पोस्ट कहते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना वो उतनी ही रहती है जितनी टीचिंग पोस्ट की रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि टीचिंग पोस्ट वालों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा सैलरी बनती है, और नॉन टीचिंग पोस्ट को कम सैलरी मिलती है, ऐसा कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स। इवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ऑलमोस्ट, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, जैसे टीचिंग पोस्ट में एक कॉमन बात जो आप देखोगे वो देखोगे कि बीएड की ज़रूरत पड़ती है, चाहे पीआरटी की अगर टीजीटी वगैरह की अगर नियुक्ति हो रही है तो वहाँ पे बीएड की, बैचलर ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन नॉन टीचिंग पोस्ट में एसएच बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। अगर हम आगे बढ़े तो आप देखो, जैसे ये 2023 का मैं आपको बता रही हूँ, 2023 में जो एडवर्टीजमेंट आया था तो उस टाइम पे नेस्ट ने यानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों के लिए ही उन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली थी फॉर ईएमआरएस स्कूल। ये आपको ध्यान में रखना होगा, यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए उन्होंने ये जितने भी रिक्रूटमेंट है वो उन्होंने रिलीज करे थे, एडवर्टीजमेंट रिलीज करी थी। जिसमें से अगर हम चर्चा करें नॉन टीचिंग पोस्ट की, जिसमें लाइब्रेरियन आ जाता है, काउंसलर है, स्टाफ नर्स है, हॉस्टल वार्डन है, हम पोस्ट वाइज आज जितने भी नॉन टीचिंग पोस्ट है ना उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किस हिसाब से नियुक्ति होती है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है, ये बात मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। इससे पहले एक बारी ना मैं आपको ईएमआरएस की यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की वेबसाइट टूर दे देती हूँ। ये देखो, यहाँ पे जो बेसिकली ईएमआरएस की वेबसाइट अगर आप डालोगे ना तो आपको डायरेक्टली आना होगा नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी नेस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। आप सबसे पहले उस पे आओगे जहाँ पे आपको फोटोज़ वगैरह फ्लो होते हुए दिखेंगे जो कि ईएमआरएस स्कूल्स की है। उसके बाद यहाँ पे आपको हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स के फ़ोटोज़ आपको दिखेंगे। यहाँ पे नेस्ट के बारे में आप पढ़ पाओगे जो कि 6 to 12 रेसिडेंशियल यानी 6 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए रेसिडेंशियल सेटअप किया गया है। यहाँ पे कुछ लिंक्स वगैरह आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो भी न्यूज़ वगैरह है वो आपको स्क्रॉल डाउन होते हुए दिखेगी। होम पेज पे अगर अबाउट अस में आप जाओगे तो यहाँ पे आप अबाउट में पढ़ोगे कि क्या है नेस्ट, बेसिकली इनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरीके से इन्होंने अपना मिशन सेटअप किया है, ये आप देखोगे। ईएमआरएस की आप एक बारी डैशबोर्ड देख सकते हो। इसके अलावा आप प्रेस रिलीज, स्पॉटलाइट, रिसोर्सेज, नोटिफिकेशंस में रिक्रूटमेंट जो 2023 में हुई थी वो आप चेक कर सकते हो। क्या क्या ये इनिशिएटिव्स लेते हैं, सर्कुलर क्या क्या आता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, गैलरी यानी फोटोज़ वगैरह किस तरीके से आप कांटेक्ट करोगे वो आप देख सकते हो। तो बेसिकली जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसकी स्थापना इंडियन गवर्नमेंट ने कर रखी है, इस बात की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। यानी नेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना इंडियन गवर्नमेंट ने कर रखी है। तो बेसिकली इनका जो वेबसाइट वगैरह है ना वो भी काफ़ी तरीके से मेंटेन किया जाता है। किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आके चेक किया करो। ठीक है, सो दिस विल बी ऑल अबाउट दिस वेबसाइट टूर बेसिकली।
किसी भी तरीके का कोई डाउट है स्टूडेंट्स, तो अभिलाष सर खुद हर 4th संडे वेबिनार मीट्स करते हैं, सेमिनार मीट्स करते हैं, जहाँ पे आप अभिलाष सर से किसी भी तरीके की टीचिंग जॉब या नॉन टीचिंग जॉब के रिगार्डिंग आप चर्चा कर सकते हो। बेसिकली इसकी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहेगी। दोनों की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट में भी पिन कर दिया है। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन ऑल्सो विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.delhibytes.in या फिर प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दी टॉपिक, जैसे कि यहाँ पे आप नॉन टीचिंग पोस्ट में हॉस्टल वार्डन देख पा रहे होगे, अकाउंटेंट आप देख पा रहे होगे, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट देख पा रहे होगे, लैब अटेंडेंट आप देख पा रहे होगे। तो बेसिकली मैं ना एक एक करके आपको थोड़ा सा पोस्ट के रिगार्डिंग समझाती हूँ। जैसे कि हॉस्टल वार्डन क्या होता है, तो हॉस्टल वार्डन का सिंपल सा मतलब है कि जितने भी EMRS स्कूल के हॉस्टल्स होंगे वहाँ पे वार्डन की ज़रूरत पड़ेगी, एक मेल और एक फीमेल। तो देखो इनकी ना टोटल पोस्ट आई थी 1480, 2023 का मैं बात बता रही हूँ, ठीक है, जिसका एंट्रेंस टेस्ट होता है प्रॉपर 120 मार्क्स का स्टूडेंट्स, जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। और ऑलमोस्ट आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है, जहाँ पे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, पॉक्सो एक्ट वगैरह की, अगर किसी बच्चे के साथ शोषण हो रहा है तो आप किस तरीके से एक्ट करोगे, किसी 2 बच्चे में अगर लड़ाई हो गई तो आप कैसे मैनेज करोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड या फिर इंग्लिश कॉम्पिटेंसी या हिंदी की कॉम्पिटेंसी, यानी जो लैंग्वेज की बेसिकली कॉम्पिटेंसी होती वो आप यहाँ पे चेक किया जाएगा आपसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो ये जो चर्चा है ना, ये जो पेपर स्ट्रक्चर है, और अगर मैं एलिजिबिलिटी की चर्चा करूँ तो एलिजिबिलिटी में आपसे कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ और सिर्फ या फिर तो आपने NCT यानी NCERT के कॉलेज से आपने NCT का कोर्स कर रखा है या फिर आपने बैचलर डिग्री ऑलरेडी परस्यू कर रखी है। तो आप देख पा रहे होगे कि एकदम बेसिक जो चर्चा होती है ना, यानी बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही डिमांड करते हैं, और पेपर स्ट्रक्चर भी काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है, यहाँ तक चर्चा। अब थोड़ा सा ना आप अकाउंटेंट का समझो। इसमें अकाउंटेंट में आपसे क्या डिमांड किया जा रहा है कि आप बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड के होने चाहिए। और कॉमर्स हम कब पढ़ते, जब 11-12 में होते। अब आप बोलोगे कि मैम इसका किस तरीके का पेपर स्ट्रक्चर है, तो भाई पेपर स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है। सब्जेक्ट नॉलेज है आपसे पूछा जाएगा, बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की टेस्ट होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की टेस्ट होगी, बेसिकली रीजनिंग एबिलिटी की, और ये 5 सेक्शन के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और ये अगर आप सोचोगे ना कि इसकी सैलरी वगैरह क्या बनेगी, तो भाई देख लो ऑलमोस्ट 40 to 42,000 की इनिशियल सैलरी आपकी रहेगी, और हो सकता है कि वो बढ़ भी जाए और ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख रुपए यानी 1,12,000 के करीब आपकी लेवल 6 पे जो पे बैंड बनेगी उस हिसाब से आपको सिलेक्शन में, आपको जब आप रिटायर होगे या फिर अपने रिटायरमेंट से 3-4 साल पहले आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। इसकी एज लिमिट वगैरह भी रहती है। जैसे देखो स्टूडेंट्स, पढ़ाई करने की कोई एज नहीं होती, लेकिन नौकरी करने की होती है, तो 30 से कम उम्र आपका होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक चर्चा। अब थोड़ा सा अगर हम जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की चर्चा करें, तो देखो इसका पेपर स्ट्रक्चर देख लो, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज के बारे में पूछेगा, कंप्यूटर ऑपरेशन के बारे में पूछेगा। अब इसके लिए आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 to 35 वर्ड्स में, ठीक है, यहाँ तक चर्चा। अब इसके अलावा देखो, अब एक जो चर्चा आती है ना, वो आती है लैब अटेंडेंट की। लैब अटेंडेंट का क्या मतलब होता है कि आपको ध्यान होगा जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो साइंस लैब होती थी, मैथ्स लैब होती थी, लैंग्वेज लैब होती थी, कहीं कहीं पे हमारा योगा लैब होता था जहाँ पे हम योगा करते। तो इन सारे लैब की भी तो मैनेजमेंट कोई ना कोई देखेगा ना, तो उसके लिए लैब अटेंडेंट तो रखना होगा। तो लैब अटेंडेंट के लिए या फिर तो आप 10th पास होने चाहिए, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, और नहीं तो आप 12th पास अगर रहोगे साइंस स्ट्रीम के साथ तो भी काम हो जाएगा। और सैलरी क्या है भाई शुरुआत की सैलरी आपकी 20-22 हज़ार रुपये। अगर आप 12th पास करके 20-22 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो आपको नहीं लगता कि आपके पास कुछ ज़्यादा ही पैसे हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं पेपर स्ट्रक्चर क्या है, काफ़ी सिंपल है। टोटल आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 120 नंबर का रहेगा, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वगैरह आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये ना मैंने कुछ चर्चाएं आपको दी हैं सो दैट आपको क्लियर हो कि किस हिसाब से नॉन टीचिंग पोस्ट की भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को
कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल की चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप हमसे सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिए। दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू।